स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आरटी अकेडमी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज यानी पूरे साल का कोर्स 4 कोर सब्जेक्ट्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आरटी अकेडमी पर यहाँ बोर्ड पर पढ़ाए जा रहे हैं। जो बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है वही आपके पेपर में आने वाला है। फिलहाल रे ऑप्टिक्स चल रहा है, जल्दी जल्दी कोर्स को खत्म कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। आज डिस्कशन होगा शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। शिफ्ट का एक छोटा सा केस बताते हैं कि क्यों पेंसिल पानी में बेंट दिखाई देती है, आपको दिखाई दे रहा है, अजीब सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही, पेंसिल मुड़ तो नहीं जाती पर वो अपरेंटली दिखाई देती है। इसी प्रकार से आप पाते हो कि किसी कंटेनर के अंदर अगर आप लिक्विड भर दें और फिर कहीं इसमें कॉइन रख दें तो कॉइन जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर अपीयर होता है। तो ये जो अपीयरेंस है मटेरियल का शिफ्ट हो जाने का, ऊपर उठ जाने का, ये कहलाता है शिफ्ट। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेंडिंग पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाई दिस बेंडिंग हैपेंस। ये पेंसिल की बेंडिंग कैसे होती है। हालांकि पेंसिल की बेंडिंग वगैरह जो है ये सब 8-9 क्लास का कोर्स है और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो 10th में तो पढ़ा ही होगा। महालल्लू कोर्स है, 10th में होता ही। तो इस तरह आप सोचें इसे। आप देख रहे हैं कि ये आपके लिए इसमें पानी भर के रखा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भर लेते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में, बस और कुछ नहीं। तो देखो भाई, पानी भर लिया हमने, इसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम कह देते हैं कि चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये कह दिया। अब क्या करें, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्या, पेंसिल रखो, पहले पेंसिल की शिफ्टिंग दिखाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ये रही आपकी पेंसिल, ये पेंसिल रखी, हम इस पॉइंट की इमेज बनाएंगे और जैसे इस पॉइंट की इमेज बनेगी वैसे सारे पॉइंट्स की इमेज बनेगी। सारे पॉइंट्स की इमेज धीमे धीमे शिफ्ट होगी और टोटल बेंट दिखाई देगी इमेज। देखो बेटा, देखना, एक रेस से निकालो जो पक्का परपेंडिकुलर टू सरफेस निकले। तुम जानते हो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस वाली रे में किसी प्रकार की कोई बेंडिंग नहीं होती। एक अवे फ्रॉम द नॉर्थ, ये थोड़ा सा ऑब्लिक निकालो। तुम जानते हो कि ये जो मीडियम है ये डेंसर है और बाहर एयर है, तो वो एयर जो है वो हमारे लिक्विड के कंपैरिजन में या वाटर के कंपैरिजन में रेयर है। तो यहां पर आपने एक नॉर्मल डिजाइन करने की बड़ी इच्छा जताई कि यार नॉर्मल के बिना तो हम एंगल आई आर मार्क नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। ये रे आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती दिखाई देगी, मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जब ये बेंड हो गई तो आपने इसी रे को बैक प्रोड्यूस किया और जब आप इस रे को बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस रे को यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती दिखाई देगी। इसी प्रकार के पीछे के पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे तो जैसे इसमें शिफ्टिंग हुई है वैसे हर पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग होती जाएगी और जो पॉइंट यहाँ पर एयर और वाटर के इंटरफेस पे इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। तो आप ऐसा पाएंगे कि आपकी जो पेंसिल है वो एक्चुअली बेंड हो गई। वो बेंड हुई नहीं है लेकिन आपको इमेजेस हर पॉइंट की थोड़ी थोड़ी शिफ्टेड दिखाई दे रही हैं। इस वजह से आपको इस तरह से पेंसिल में बेंडिंग नजर आ रही है। आप एरोज जरूर बना लें तब आपको अच्छा लगेगा। ये रियल पेंसिल है और आप इस ऑरेंज वाले को देखेंगे तो ये उसकी इमेज है और इस इमेज की जगह आप ऐसा कह सकते हैं कि एपरेंट लोकेशन है। क्या है बेटा? एपरेंट लोकेशन। तो एपरेंट इमेज दिखाई दे रही, इस तरह से बेंडिंग हो जाती है। शिफ्टिंग का भी केस चलो शुरू करते हैं। शिफ्टिंग बोलते हैं, आओ देखो। देखना और से यहां बनाते हैं, अच्छा लगेगा। डब्बा छोड़ दो, ये इंटरफेस बना लो, डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे हमने कोई लिक्विड वगैरह भर रखा है, डॉट 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 से हम लिक्विड को शो कर रहे होते हैं। लंबे डॉट से लिक्विड को शो करते हैं,
और गोल्ड डॉट से हम लोग हमेशा गैसेस को शो करते हैं। तो लिक्विड बनाते समय थोड़ा सा लंबे डॉट्स का इस्तेमाल करें। ये रहे, आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर तालाब बना लिया जिसमें बहुत सारा कोई लिक्विड, सो कॉल्ड लिक्विड, पर जनरली हम केस वाटर के लिए पढ़ा करते हैं, लेकिन आप इसे जनरल लिक्विड के लिए पढ़ें। वाटर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और किसी चीज से नहीं। व्हेन वी से लिक्विड तो मतलब उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं, यहाँ पर n मानते हैं। ये मटेरियल कोई लिक्विड है और ये जो है ये एयर है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सरफेस है इसे हम बेटा नाम देते हैं इंटरफेस। इंटरफेस या बाउंड्री का मतलब है वो रियल या इमेजिनरी सरफेस जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करती है। इस वजह से इंटरफेस को बेटा हमने जो बना रखा है वो बिल्कुल भी डॉटेड नहीं बनाया, बोल्ड बना दिया ताकि क्लियर रहे कि क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर आप देखें एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां से नापें इंटरफेस से, तो इंटरफेस से सबसे पहली बात की परपेंडिकुलर दूरी नापनी, और परपेंडिकुलर दूरी जब नापोगे तो इंटरफेस से जो परपेंडिकुलर दूरी निकलेगी उसे तुम कहोगे d, और d का नाम होगा बेटा यहाँ पर रियल डेप्थ। d का क्या नाम होगा बेटा? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब असलियत में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरफेस से d डिस्टेंस पर है। और ध्यान रखना क्योंकि दूरियां हम जो नाप रहे हैं वो इंटरफेस से नाप रहे हैं, तो जो रिपोर्ट करेंगे हम आंसर वो भी इंटरफेस से ही करेंगे। चलो ऑब्जेक्ट तो हमने रख लिया, अब एक काम करते हैं, रे डायग्राम्स बना लेते हैं। चलो देखो, यहां से एक रे तो आप नॉर्मल के साथ ही निकाल दीजिए, तो आपको अच्छा बहुत लगेगा नॉर्मल के साथ। कारण क्या है कि जब नॉर्मल से रे निकलेगी तो उसमें किसी प्रकार की कोई बेंडिंग तो होने से रही, तो वो सीधी ही चली जाएगी। अब अगली रे जो है बेटा वो आप थोड़ी सी ओब्लिक निकालिए। जब आप रे को ओब्लिक निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नॉर्मल बनाना तो इस समय हमारा धर्म हो चुका है, तो आपने नॉर्मल बना दिया। अब नॉर्मल के बाद क्योंकि हम रेयरर टू डेंसर की बजाय डेंसर टू रेयरर का ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड, तुमने साहब इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड दिया। अब इसे बैक प्रोड्यूस कराया, तो जब बेटा इसे बैक प्रोड्यूस कराओगे तो आपको मालूम ये तो यहाँ कट करती है दिख रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज दिखाई देगी। जहां पर आपको उसकी इमेज दिखाई देगी वही उसकी अपरेंट लोकेशन है। दुनिया में इस जगह से अगर यहां तक की दूरी नापे, क्योंकि पहली दूरी का रेफरेंस के लिए हमने इंटरफेस का इस्तेमाल किया था, तो इमेज की दूरी के लिए भी हम इंटरफेस का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे हम डी प्राइम नाम देंगे, और डी प्राइम का मतलब जो होगा वो होगा अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ का मतलब ये वो दूरी है। अच्छा देखना, हमें जो दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, हमें इमेज दिखाई देती है। तो हमें ये दिख रहा है तो हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, जबकि ऑब्जेक्ट नीचे रखा है। जहां रियली रखा है वो रियल डेप्थ, जहां हमें दिखाई दे रहा है वो अपरेंट डेप्थ। स्केल डाल के इसे नहीं नाप सकते हो, इसे नाप सकते हो। जो सच है उसे नापोगे, जो दिख रहा है तुम्हें एज्यूम हो रहा है पर वो एक्चुअली नहीं है, आप उसे मेजर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इस डी प्राइम को क्या कर सकते हो? कैन नॉट मेजर ऐसे लिखना चाहिए। बट कैन कैलकुलेट। हम मेजर नहीं कैलकुलेट कर सकते। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी छोटी छोटी कहानी बताते हैं आपको। देखो बच्चों, हमने कहा कि ये एंगल मान लो आई है, इंसिडेंस का एंगल, तो लॉजिकली ये एंगल आर है, ठीक है। ये एंगल आई है तो ऑल्टरनेट के हिसाब से आपको ये एंगल आई दिख रहा होगा। ये आर है तो करस्पॉन्डिंग से ये एंगल आर दिख रहा होगा। ओ आई दो पॉइंट्स आपके पास है, आप दो और पॉइंट्स मान लीजिए ए बी, ठीक है मेरी बात। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, गौर से देखिए। एक ट्राइंगल है ए बी आई जिसमें ये एंगल आर है, और एक बड़ा ट्राइंगल है ए बी ओ जिसमें ये एंगल आई है। आप बेटा इसमें tan आर लगाने की कोशिश करें। tan आर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर की जगह आएगा बेटा ए बी और इसकी जगह आएगा बेटा ए आई। ए बी को ए बी ही रहने दो बच्चा, और ए आई की जगह आप ये ए आई को देखो तो वो डी प्राइम अपरेंट डेप्थ है। ये रहा बेटा आपका tan आर। इसमें आप tan आई लगाइए बेटा। जब आप tan आई लगाएंगे तो आप लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो ए ओ है। एओ को गौर से देखोगे तो तुम्हें इस डायग्राम के अंदर एओ की जगह कैपिटल डी दिखाई देगा जो रियल डेप्थ है। आपने tan आई लिख लिया। अब आप देखो कि अगर आपकी आंखें महान गेंडा प्रसाद मोटी होती
तो भी आपको ये रेस दिखाई नहीं देती, क्योंकि इतनी डाइवर्जिंग रेस आपकी छोटी सी आंखों के छोटे से आइरिस से एंटर नहीं कर सकती। अगर ये आपको इमेज दिख रही है, ये शिफ्टिंग दिख रही है, तो दिखने का केस तभी जन्म लेता है जब ये रेस एक दूसरे के बहुत पास हो और एंगल्स बहुत छोटे हो। तो हम लिखते हैं टू बी विजिबल, अगर इसे विजिबल होना है तो आई एंड आर मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होने चाहिए। और अगर आई और आर बहुत छोटे होंगे तो फिर एंगल छोटा होने पे tan थीटा की जगह sin थीटा और फिर से tan थीटा की जगह sin थीटा लिखा जा सकता है, यानी tan i की जगह sin i और tan r की जगह sin r। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहलाते हैं। और क्योंकि हम 11th पास करके आए हैं तो चाहते ना चाहते हम ये 10 बार पढ़ चुके हैं और हमें अच्छी तरह आता है। इवन 12th में हमने 10 बार ये किया हुआ। ऑप्टिक्स में बहुत अप्रोक्सीमेशन ये इस्तेमाल होता है। लुक एट दिस tan i becomes sin i and this is now AB upon AO. Tan R becomes sin R and this sin R becomes AB upon AI. आप AB से AB काट दीजिए, दोनों साइड डिवाइड लगा दीजिए, तो आपके पास बचेगा बेटा sin I डिवाइडेड बाई बच्चा sin R, और ये बात आ जाएगी AI upon AO। आप AI को देखोगे तो वो शायद D प्राइम है और AO को देखोगे तो D है। sin i by sin r, अरे तो स्नेल्स लॉ होता है, तो आप इसे तुरंत पकड़िए किससे? स्नेल्स लॉ से। और जब आप बेटा इसे स्नेल्स लॉ से देखोगे तो sin i by sin r का मतलब होता है n2 upon n1। n2 मतलब जहां रे जा रही है, एयर में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। n1 वो जहां से रे आ रही है, n1 कौन? n, जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जहां से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो हम लोग यहाँ पर sin i by sin r की जगह लिखेंगे 1 upon n, क्योंकि जा रही है 1 में, आ रही है n से। दिस इज d प्राइम अपॉन d। तो आपने लिखा d प्राइम इक्वल टू d अपॉन n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो d अपॉन n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होता है तो शिफ्टिंग ऊपर की ही तरफ हो रही है, दिखाई दे रहा है कितना कम हो जाएगी। तो ये जो एपरेंट डेप्थ है दैट इज क्वाइट विजिबल टू अस। ठीक, अब एपरेंट डेप्थ आपके लिए निकल कर आई, देखिए बेटा गौर से। d प्राइम की जगह हमने लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पे d बाई n। ये d बाई n का मतलब एपरेंट डेप्थ, AD इसको नाम देंगे, एपरेंट डेप्थ। अगर मैं बात करूं शिफ्ट कितनी है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग पीछे डायग्राम से ही सोच सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ शिफ्ट, यानी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो हम लोग लिख देंगे शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ d है, एपरेंट डेप्थ d अपॉन n है। d को कॉमन ले, 1 माइनस 1 अपॉन n, और ये बन गई बेटा आपकी शिफ्ट। और ये किसी भी तरह का शिफ्ट निकालना हो, स्लैब से निकालना हो, पानी से निकालना हो, फलाने ढमकाने, कहीं से भी शिफ्ट फाइंड करनी हो, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। तो ये रहा शिफ्ट और पेंसिल की बेंडिंग। आगे करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत गौर से देखना और समझना है। शिफ्ट के फॉर्मूले को देखो तो शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n है। n का मतलब है ये उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इस तरह का सीन रहेगा। तुम रिवर्सिबिलिटी से जानते हो, डेंसर का रेयरर की रिस्पेक्ट का मतलब होता है डेंसर का ऊपर और रेयरर का नीचे, ये सीन रहता है। तो शिफ्ट के फॉर्मूले को अगर हम एयर में ना सोचे, ये सोचे कि दो मीडियम्स है, तो क्या बात बन सकती है? तो बन सकती है 1 अपॉन n रेयरर अपॉन 1 अपॉन n डेंसर, इस तरह से। ठीक है, ये तब की बात होगी जब हम ये इंश्योर करें कि जहां से लाइट आ रही है वो डेंसर और जहां जा रही है वो रेयरर है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि लाइट आ ऊपर से रही हो, जा नीचे रही हो। अगर उल्टा हो जाएगा तो ये जो चीजें हैं ये उलट हो जाएंगी। ठीक, तो ध्यान रखें क्या चीज है। छोटी सी बात है, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इतना डिटेल में आता भी नहीं है। मान लीजिए कि नीचे किसी प्रकार का आपने कोई लिक्विड भर रखा है, इस तरह से एनी लिक्विड ऑफ एनी काइंड, उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आइसोट्रोपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेप्थ के साथ बदल नहीं रहा है, इस तरह का कोई सीन। ये आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखा और यहां से ऑब्जर्व किया,
आपको ऐसे और ऐसे यहां पर इमेज दिखाई देगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यानी कि जो इंटरफेस है उसकी तरफ शिफ्ट नजर आएगी। पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर होता और आपकी आंखें यहां होती और इसे ऑब्जर्व करती, तो एक रे तो सीधी आती और एक रे जो होती वो थोड़ी सी टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती। टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती तो बैक प्रोड्यूस करते, तो जो इमेज होती वो ऊपर दिखाई देती और शिफ्ट जो है वो अवे फ्रॉम द इंटरफेस होता। तो ध्यान रखिएगा कि डेंसर से रेयरर अगर लाइट जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, नॉर्मल लेते हैं अपनी गति से, टूवर्ड्स द इंटरफेस शिफ्ट होगा। और अगर रेयरर से डेंसर कोई लाइट जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द इंटरफेस शिफ्ट होगा, अवे फ्रॉम द इंटरफेस। ये शिफ्टिंग होने वाली है। तो मतलब अगर हम हवा से पानी में देखेंगे तो चीजें ज्यादा पास दिखाई देंगी, पर पानी से जब तुम हवा में देखोगे तो चीजें और दूर दिखाई देंगी। इस तरह का सीन होता है थोड़ा। अच्छी बात। चलो अगली चीज देखते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो भी जानना जरूरी है। और ये किसमें पढ़ना है वो भी जानना जरूरी है। बोला जा रहा है कि ये पढ़ना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको ये बात पढ़नी है। तो कुल मिला के ऐसा हो गया कि आप जो पढ़ रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक ही बात है। तो किसी तरह की रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लीजिए। तो चलो देखते हैं किस तरह से इसे पढ़ना है, क्या करना है। इसकी डेरिवेशन भी छोटी सी है, वो कर लेते हैं। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो, सराउंडिंग में एयर ही ज्यादातर, हम तो एयर में ही जिंदगी जीते हैं इसलिए केसेस एयर के लिए ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये रहा आपका थिकनेस T। इसके बाद कोई एक इंसिडेंट रे होगी जो इस पर आएगी। आपने एक इंसिडेंट रे इस पर बनाई और जो इंसिडेंट रे बनी, अगर ये स्लैब ना होती तो कोई भी बच्चा इस बात को बड़ी आसानी से परसीव करेगा कि ये रे अपने ही पाथ पर आगे चली जाती। इसे और बड़ा भी किया जा सकता है, तो काफी बड़ा कर लिया हमने। ये उसका ओरिजिनल पाथ था जहां जाने वाली थी। लेकिन आप ये पाएंगे कि जब ये रे ग्लास स्लैब से होकर गुजरेगी तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो लॉजिकली ये रे मुड़ जाएगी, क्योंकि डेंसर की तरफ जा रही है तो इसे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है। अब जब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी तो दोबारा से इसके पास एक नॉर्मल बनाना चाहिए ताकि हम शो कर पाए कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो आपने ये कर लिया। अब देखें ये रे अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूँ फिर दोबारा आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, ये रे आई इंसिडेंट, आपने इंसिडेंट कराया, सीधी जानी थी, डेंसर मीडियम आया, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब ये रे सीधी जानी थी लेकिन सीधी नहीं जाएगी, डेंसर से रेयरर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ी। आप रिवर्सिबिलिटी की बात करिए कि अगर आई पर रे आ रही है तो आर पर जा रही है, और क्योंकि दोनों ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोली तो ऊपर वाली सरफेस नीचे वाले के पैरेलल है, तो दोनों नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल से अगर ये एंगल आर है तो फिर ये एंगल भी आर होगा। रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करिए, कहिए कि आई पर आ रही है तो आर पर जाएगी, और आर पर आ रही है तो पक्का पक्का आई पर जाएगी। इसको इमर्जेंस का एंगल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आई के बराबर होती है। ठीक, यहां लिख भी देते हैं आपके लिए, एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर ई। और तुम जानते हो कि ई बराबर क्या आएगा, आई रिवर्सिबिलिटी से। जो रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रूव भी किया जा सकता है। इफ यू वांट टू प्रूव तो आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे है इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं गौर से देखना बच्चा।
अब हम जानबूझ के इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर और इधर ऐसे, और ये परपेंडिकुलर दूरी दी d। तो ये जो परपेंडिकुलर दूरी है d, इसे हम नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान दें, ये जो इंसिडेंट रे का डॉटेड पाथ बनाया है वो इंसिडेंट रे का पाथ है, और जो इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे के पैरेलल है। पहले वो कुछ एंगल क्लॉकवाइज मुड़ती है, फिर वो उतना ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, तो अपने ओरिजिनल पाथ के पैरेलल हो जाएगी। इन दोनों पैरेलल रेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की आई होप डेफिनेशन लिख लेना समझदारी का विषय होगा। तो हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident and emergent ray। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कहलाती है हमारे लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, लिखने के लिए आ सकता है। अब लड़ाई इस बात की, तो रे डायग्राम है, अपने 10th में भी सीखा है, 12th में भी सीखना जरूरी है। रे डायग्राम बनाना जरूरी है, एरो मार्क करना जरूरी है, एंगल्स आप करेक्टली मार्क करें तो बात बनेगी। अच्छा, अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ डी क्या होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है वैल्यू, ये हमें पता लगाना है। तो चलो पता लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें करनी जरूरी है। आप इस नॉर्मल को बढ़ा लीजिए, और उसके बाद आप जानबूझकर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए। देखिए बहुत गौर से बच्चा, कि ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिस्टेंस d है तो लॉजिकली ये डिस्टेंस भी d ही है। आप कहोगे d कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे यहां नापो चाहे वहां नापो, इन दो रेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि पैरेलल रेस का परपेंडिकुलर सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता। यही डेफिनेशन भी है पैरेलल रेस की। पैरेलल रेस वो रेस है जिनकी परपेंडिकुलर दूरी कभी चेंज नहीं होती। अच्छा, तो एक और बात इसमें जरूर लिखनी चाहिए कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, और ये तभी हो सकता है जब रिवर्सिबिलिटी लग रही हो, और रिवर्सिबिलिटी लगने का मतलब सराउंडिंग दोनों साइड में मीडियम सेम हो। ठीक है, कैसे निकालें इसे? तो निकालने के बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, मैं आपको उन नन्हे मुन्ने तरीकों में से एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो बेटा, कैसे, अगर ये पूरा एंगल I है और ये एंगल R है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से अगर तुम देखोगे तो ये एंगल बनेगा I माइनस R। लॉजिकली मेरी बात समझ आती है? जवाब आती, बिल्कुल आती। आप बच्चा देखें तो ये थिकनेस T मैंने साइड में लिख कर दी है, तो उसे बगल में बना लेते हैं। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे A बोल दीजिए। ये पॉइंट दिख रहा है, इसे आप B बोल दीजिए। ये पॉइंट दिख रहा है, इसे आप C बोल दीजिए, और जहां पर परपेंडिकुलर प्लॉट हुआ उसे आप D बोल दीजिए। तो आपका जो एम है टू फाइंड CD। आप देखें, जो ये CD है वो ही आपके D के बराबर है। CD कह लो या D कह लो, एक ही बात है। आप अल्टीमेटली इस CD को प्राप्त करना चाहते हैं, तो CD के लिए क्या करें? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद है। ठीक, तो ट्रायंगल कौन सा? ACD। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ACD ट्रायंगल, डायग्राम में देख सकते हैं आप, मैं दिखा भी रहा हूं आपको। ACD ये ट्रायंगल देखिए, इसमें आपके सामने एंगल I माइनस R लगा हुआ है। इसमें मैं साइन ऑफ I माइनस R ये प्रूव करना चाहता हूं कि क्या होता है ये। तो देखो, साइन I माइनस R का मतलब साइन थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जैसे हम D बोल रहे हैं, और 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। 90 ये रहा बेटा, 90 के सामने AC साइड है, AC हाइपोटेन्यूज है। तो जो हमारा D है वो निकल कर आता है AC इंटू साइन ऑफ I माइनस R। अब लड़ाई किसकी बची बेटा? AC की बची। अगर मेरे पास AC होता तो बात बन जाती, ठीक है ना? AC फंस रहा है, स्टिल टू बी फाउंड। हमें अब AC निकालना बाकी है। AC कैसे निकालेंगे? तो AC के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं। देखो
ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको नॉर्मल है। तो ABC, ABC ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ये, तो ABC ले लो। तो हम लिखते हैं टेक ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में क्या होगा गौर से देखना, हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा cos R। cos R से क्या मतलब हुआ, R रहा ये, R के साथ ये T थिकनेस बेस हो गई, 90 रहा ये, 90 के सामने AC हाइपोटेन्यूज हो गया। तो तुम कहोगे ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी T अपॉन AC। तो चुपचाप से यहां पर AC की जो वैल्यू है वो निकल कर आती है T अपॉन cos R। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंदाजा है और आई इंसिडेंस तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कितने एंगल पर इंसिडेंस कराया है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो आई के करस्पॉन्डिंग आर हम निकाल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नोन है तो किसी भी पर्टिकुलर आई के करस्पॉन्डिंग कितना आर मिल रहा है ये हम फाइंड कर सकते हैं। और आई कितना है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने एंगल पर लाइट डाल रहे हैं। तो AC को यहां पुट कर दो, इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो इक्वेशन 2, और फिर यहां पर लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा बेटा T अपॉन cos R इंटू साइन I माइनस R। ये रहा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, शुद्ध सात्विक अच्छा सिंपल फॉर्मूला आ चुका है और यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। ये रही लेटरल डिस्प्लेसमेंट और परफेक्ट आंसर निकल कर आया है और ये रहा डिजायर्ड रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा है, आपको याद रखना है, एकदम सिंपल। सारी बातें अच्छी तरह से आप सेटल कर लीजिए दिमाग में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। दिमाग में रखिएगा कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, एक और छोटी बात पूछी जाती है कि इस फॉर्मूले में लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किन बातों पर कर रहा है। तो अगर इसकी डिपेंडेंसी आपको बतानी है तो 3 बातें आपको बतानी चाहिए। पहली बात कि थिकनेस ऑफ स्लैब पर डिपेंड कर रहा है, तो तुम कहोगे हाँ T तो फॉर्मूले में है। दूसरा आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, तुम कहोगे हाँ फॉर्मूले में। और तीसरा आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां मत लिखिए, कारण ये है कि अगर मैं थिकनेस बदलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलूं तो करस्पॉन्डिंगली R बदलेगा, अगर मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलूं तो भी ये R बदलेगा। तो R अपने आप में I और N का फंक्शन है, तो N और I बदलने पर R अपने आप बदलता है, वो इंडिपेंडेंट कोई सोर्स नहीं है इस D का। इसलिए आप R की बजाय लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि R जो है वो I और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 पे डिपेंड करता है। तो हमने एक तीसरा फंक्शन लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस पर R डिपेंड कर रहा है और R पर D डिपेंड कर रहा है। इस तरह से हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। ये तीनों बातें किन पर डिपेंड करता है ये भी आपके बोर्ड में पूछी जाएंगे, ये डायग्राम भी पूछा जाएगा, डेरिवेशन भी पूछी जाएगी, या तीनों में से कोई एक आपके पेपर में जरूर आएगा। ये हुआ हमारा आज का एजेंडा कंप्लीट। हमने शिफ्ट भी आपको दिखाई और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिखाया। आज के लेक्चर को अब रोकने का समय आ गया है। हमें फॉलो करते रहिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के पूरे सिलेबस को डिटेल में कवर करने के लिए। आरटी अकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अगले टर्न पर जब मिलेंगे तो हम इसमें से कुछ और अच्छी बातें करेंगे, सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन और प्रिज्म की बातें कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।